फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए द मौर्या एफटी क्लासेस को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए कि जब भी मैं कोई नई वीडियो इस चैनल पर डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल द मौर्या एफटी क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम स्पेकुलेटिव बिजनेस के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, इनकम टैक्स में जब भी टैक्स लगाया जाता है तो उसके लिए इनकम का होना बहुत ज़रूरी है। तो इनकम का जो क्लासिफिकेशन होता है वो हम सभी जानते हैं कि सैलरी से इनकम हो सकती है और प्रॉपर्टी से हो सकती है या कैपिटल गेन हो सकता है या फिर बिजनेस और प्रोफेशन से हो सकता है या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी आता है। तो बिजनेस और प्रोफेशन में जो इनकम होता है उसी में एक इनकम होती है स्पेकुलेटिव बिजनेस की, जिसको कि आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि जब तक स्पेकुलेटिव बिजनेस को यदि हम नहीं समझ पाते हैं तो इसके इनकम को भी निकालना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसलिए इसकी बिजनेस को यदि हम समझ लेंगे तो इसका इनकम भी हम निकाल पाएंगे और इनकम निकालने के बाद इस पर किस तरीके से टैक्स लगता है वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। सो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में। हम इस वीडियो में सारी पॉइंट्स को कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज की जो टॉपिक है स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 में स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम को किस तरीके से डिफाइन किया गया है उसके बारे में हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इसके लिए 5 क्वेश्चंस हमारे पास हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज स्पेकुलेटिव बिजनेस। सेकेंड इज कंप्यूटेशन ऑफ स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम। स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। एंड द थर्ड इज टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम। स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम को कैलकुलेट करने के बाद उस पर किस तरीके से टैक्स लगाया जाता है। इनकम टैक्स एक्ट में किस तरीके से टैक्स ट्रीटमेंट उसका किया जाता है, इसको भी हम चर्चा करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन इज सेट ऑफ ऑफ स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस। यदि किसी ईयर में स्पेकुलेटिव बिजनेस यदि लॉस हो जाता है तो उसका किस तरीके से सेट ऑफ किया जाता है। एंड द फिफ्थ इज नॉन अप्लीकेबिलिटी ऑफ स्पेकुलेटिव बिजनेस प्रोविजन। स्पेकुलेटिव बिजनेस प्रोविजंस जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में दिए गए हैं वो कौन से बिजनेसेस पे अप्लीकेबल नहीं होते हैं, उसको भी हम इस वीडियो में देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम। इनकम को समझने के लिए स्पेकुलेटिव बिजनेस क्या होता है उसे समझते हैं। कोई भी पर्सन, चाहे कंपनी हो चाहे इंडिविजुअल हो, हर एक पर्सन की एक इच्छा होती है कि वो अपने बिजनेस के साथ कुछ ऐसा करे जिससे कि उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम हो सके। तो ऐसा पर्सन या ऐसी कंपनी क्या करती है, अपने कैपिटल या अर्निंग्स को किसी हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट जैसे कि शेयर्स, कमोडिटी और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है या ट्रेड करती है जिससे कि वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम को जनरेट कर सके। तो ऐसा बिजनेस जो होता है वो स्पेकुलेटिव बिजनेस कहलाता है। यानी कि आप अपना जो बिजनेस है उसको करते हुए कुछ एक्स्ट्रा आप कर रहे हैं, यानी कि एक रिस्की इन्वेस्टमेंट या ट्रेड कर रहे हैं शेयर्स और कमोडिटी स्टॉक्स में ताकि आप एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकें। तो ऐसा बिजनेस स्पेकुलेटिव बिजनेस कहलाता है। स्पेकुलेटिव बिजनेस को करने से जो इनकम होती है उसको स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम कहते हैं। इस बिजनेस इनकम को जनरेट करने के लिए स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस का होना जरूरी है। नॉर्मल केसेस में हमने देखा है कि कोई भी पर्सन यदि बिजनेस करता है तो उस बिजनेस से उसको इनकम तभी मिलती है जब वो कुछ ट्रांजैक्शन करता है। ट्रांजैक्शंस यानी कि परचेज और सेल, ठीक है। वैसे ही क्या होता है स्पेकुलेटिव बिजनेस में भी स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस होते हैं, यानी कि बाई और सेल होता है, उसके बाद जो उससे इनकम होती है उसको स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम कहते हैं। इनकम टैक्स में दोस्तों स्पेकुलेटिव इनकम के बारे में कुछ भी डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस के बारे में डिफाइन किया गया है। देयरफॉर एनी इनकम डेराइव्ड फ्रॉम ए स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस इज कॉल्ड स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम। इनकम टैक्स में ये बताया गया है कि यदि कोई भी इनकम स्पेकुलेटिव बिजनेस ट्रांजैक्शन से जो आप इनकम डेराइव करते हैं यानी इनकम जनरेट करते हैं बाई और सेल करके, शेयर्स या कमोडिटी को बाई और सेल करके जो आप इनकम जनरेट करते हैं वो इनकम स्पेकुलेटिव बिजनेस का इनकम कहलाता है। फोर्थ पॉइंट, स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं। हम ये जानते हैं नॉर्मल केस में कि ट्रांजैक्शंस मींस बाई एंड सेल ऑफ कमोडिटी, गुड्स, सर्विसेज एटसेट्रा। लेकिन स्पेकुलेटिव बिजनेस में वो कौन सा ट्रांजैक्शंस होता है जो स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस कहलाता है। तो इंट्राडे परचेज और सेल ऑफ ए कमोडिटी, शेयर्स, स्टॉक्स एटसेट्रा। देयरफॉर इंट्राडे ट्रेडिंग इनकम इज
कॉल्ड स्पेकुलेटिव इनकम। ठीक है, तो इंट्राडे में यानी कि जिस दिन आप शेयर खरीदते हो उसी दिन शाम तक आप उसको बेच देते हो, यानी अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देते हो, तो उसको इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। यानी आप जो है उस शेयर को अपने डीमैट अकाउंट में ना लेकर के आप जो है सेम डे उसको पोजीशन को क्लोज कर देते हो, तो वो ट्रांजेक्शन स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शंस कहलाता है। और ऐसे ट्रांजेक्शन में आपको लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है। तो यदि आपको प्रॉफिट होता है तो वो स्पेकुलेटिव इनकम कहलाता है, यदि लॉस होगा तो स्पेकुलेटिव लॉस कहलाएगा। तो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है कंप्यूटेशन ऑफ स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम, जिसको कि सेक्शन 43(5) में हम कैलकुलेट करते हैं। उसको कैलकुलेट करने का तरीका भी बताया गया किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो जैसे एक नॉर्मल बिजनेस में क्या होता है कि आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में से ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट निकलता है, वो आपका इनकम माना जाता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है, आपको सेल्स या टर्नओवर की फिगर लेनी होती है, बाकी सारे एक्सपेंसेस को माइनस करने होते हैं। तो वैसे ही जब शेयर ट्रेडिंग जो होती है, इंट्राडे शेयर कमोडिटी या स्टॉक्स की जो ट्रेडिंग होती है, उसका निकालने के लिए भी सेम प्रोसेस अपनाना होता है। लेकिन इसमें इतने सारे ह्यूज वैल्यूम और ट्रांजेक्शंस होते हैं। किसी भी मान लीजिए कि आप एक साल का यदि आप निकालते हैं, क्योंकि आप आईटीआर साल भर के बाद ही जमा अपना फाइल करते हैं, तो उसमें पूरे ईयर्स का यदि आपको टर्नओवर और उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट, एक्सपेंसेस में जो जीएसटी के एक्सपेंसेस हो गया, एसटीटी हो गया, या फिर ब्रोकरेज का चार्जेस हो गया, तो ये सारा डाटा जो रखना आपके लिए मुश्किल होता है। तो इस केस में आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे अपनी ट्रेडिंग करते हैं, चाहे एंजल ब्रोकिंग के थ्रू या जीरोधा के थ्रू, तो उनके प्लेटफॉर्म पे ही आपको सारा जो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सारा डिटेल आपको मिल जाता है, सारा डाटा वहाँ से आपको मिल जाता है। तो वहाँ पे मैं आपको अभी दिखाऊंगा किस तरीके से आप वो डाटा जो है ले सकते हैं। लेने के बाद आप अपना खुद जो स्पेकुलेटिव इनकम है आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम निकालने के लिए आपको स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस का टर्नओवर होना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया था कि स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम निकालने के लिए ट्रांजैक्शंस का होना जरूरी है। तो ट्रांजैक्शंस में बेसिकली यहाँ पे सेल की फिगर होनी चाहिए। तो स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस के जो आपने टर्नओवर कर रखे हैं उसका फिगर आना चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट आना चाहिए। इसके बाद एक्सपेंडिचर जो आपने कर रखे हैं, ब्रोकरेज, सेवी चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी एटसेट्रा जो आपने पे किए हैं, वो यहाँ पे अमाउंट आपको यहाँ पे चाहिए। इसके बाद स्पेकुलेटिव इनकम निकालने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सपेंडिचर को माइनस कर दिया जाता है। तो ये आपका स्पेकुलेटिव इनकम निकल जाता है। अब दोस्तों हम चलते हैं जीरोधा के प्लेटफॉर्म पे और वहाँ से हम देखते हैं कि किस तरीके से आपको टैक्स का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे सेव करना है और वहाँ से डाटा आपको लेना है। यदि जीरोधा के प्लेटफॉर्म पे यदि आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप यदि वहाँ से यदि आपको टैक्स P&L डाउनलोड करना है तो आप काइट वाले प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे। काइट प्लेटफॉर्म पे आने के बाद आप काइट प्लेटफॉर्म देखिए यहाँ ओपन हो चुका है। इसमें आप इस वाले ऑप्शन पे आएंगे जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। आपको ये वाला जो ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें देखिए एक कंसोल, जीरोधा का कंसोल एक प्लेटफॉर्म है। यदि आप अपने लैपटॉप पे भी यदि जीरोधा कंसोल यदि टाइप करेंगे तो वहाँ भी आपका दिखेगा और वहाँ से आप लॉगिन अपना आईडी और पासवर्ड डाल करके लॉगिन हो जाएंगे कंसोल पे। कंसोल में जा करके आपको P&L पे क्लिक करना है। तो जब आप P&L पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये सारा आपका जो साल भर का जो भी टर्नओवर हुआ है या फिर प्रॉफिट हुआ है वो सब निकाल के दे देगा। अब यहाँ पे आने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ से अब आपको ईयर सेलेक्ट करना है। तो बेसिकली हम एक साल के लिए बात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाने के बाद हम डेट का रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे बेसिक जैसे मान लीजिए कि हम लोग 1 अप्रैल 2021 से यदि हम अपना काम करना चाहते हैं तो हमको डिटेल चाहिए 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 31 मार्च 2022 तक का। तो यहाँ पे 1 अप्रैल हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें आएंगे, आने के बाद यहाँ पे हम चले जाएंगे बैक में और यहाँ पे एक 31 मार्च 2020। अब यहाँ पे जाके आप अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद इसको प्रेस कर देंगे।
रेस करने के बाद आपका ये सारा जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हुआ होगा आपका साल भर में, वो सारा डिटेल यहाँ दिख जाएगा। अब इसमें आप डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये आपका जो टैक्स P&L है ये डाउनलोड हो जाएगा। अब डाउनलोड होने के बाद आपको किस तरीके से इसमें फाइंड आउट करना है इंट्राडे का जो भी ट्रेडिंग आपने किया उसमें कितना आपको टर्नओवर हुआ, कितना आपका P&L हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ, वो सब आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए उसको दोस्तों, फाइल डाउनलोड होने के बाद आपको उस तरीके से एक्सेल फॉर्मेट में आपको ये P&L दिखेगा। आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका जो पूरे ईयर में जितना भी आपने ट्रांजेक्शन किया है वो सारा डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। तो बेसिकली हम इक्विटी को देख रहे हैं क्योंकि इक्विटी में ये जो फाइल है किसी पर्सन का है, तो उसने साल भर में जो भी ट्रेडिंग कर रखा है उसका पूरा स्टेटमेंट यहाँ पे आ चुका है। तो ये इसमें सारा म्यूचुअल फंड, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, करेंसी, कमोडिटी सबका स्टेटमेंट यहाँ पे आता है, सबका टैक्स P&L आता है। तो इसमें बेसिकली देखिए जो टर्नओवर मैं आपको बता रहा था, ये टर्नओवर आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके यहाँ पे निकाल करके देता है ये। तो यहाँ पे टर्नओवर की फिगर आपको मिल जाती है। इसके बाद जो आपने चार्जेस पे किए हुए हैं, चार्जेस ब्रोकरेज से लेके सेवी चार्जेस, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्जेस, ये सारे चार्जेस आपके इसी स्टेटमेंट से मिल जाते हैं। तो ये चार्जेस भी आप यहाँ पे टोटल कर लेंगे और चार्जेस को आप यहाँ पे, जैसे यहाँ पे टोटल चार्जेस 141 रुपीज़ आ गया, तो ये चार्जेस को ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करना है। अब यहाँ पे देखिए इंट्राडे स्पेकुलेटिव प्रॉफिट, अब इसमें 2767 का प्रॉफिट आया है। इस प्रॉफिट में से जो चार्जेस आपके हैं वो चार्जेस आप माइनस कर देंगे। अब ये जो प्रॉफिट है इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, जो आपकी ये बाई वैल्यू है और जो सेल वैल्यू है, इसमें बाई वैल्यू को सेल वैल्यू से जब आप माइनस कर देते हैं तो भी आपका ये प्रॉफिट निकल जाता है। लेकिन इस प्रॉफिट में अभी आपको चार्जेस भी माइनस करने हैं। तो माइनस करके आप क्या करेंगे, स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम या स्पेकुलेटिव प्रॉफिट निकालेंगे। ये लॉस भी हो सकता है यदि आपका सेल वैल्यू कम है और बाइंग वैल्यू ज़्यादा है तो आपका लॉस, तो वो स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस आया है। तो इस तरीके से इस टैक्स P&L स्टेटमेंट से आप आसानी से जो टर्नओवर है, प्रॉफिट है, फाइंड आउट कर सकते हैं, चार्जेस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। दोस्तों जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम। स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम को हमने फाइंड आउट करना देखा कैसे होता है। अब उसका टैक्स ट्रीटमेंट इनकम टैक्स में किस तरीके से किया जाता है। नॉर्मली जो बिजनेस इनकम होता है वो प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशंस में ही उसका सारा कैलकुलेशन और टैक्स वगैरह लगाया जाता है। लेकिन जो स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम होता है इसको किस तरीके से आपका ट्रीटमेंट करना है टैक्स का, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली दोस्तों स्पेकुलेटिव बिजनेस टू बी ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट बिजनेस। कोई भी पर्सन, चाहे वो इंडिविजुअल हो, HUF हो, कंपनी हो, कोई स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, यदि ये लोग बिजनेस करने के साथ साथ में ये स्पेकुलेटिव बिजनेस भी करते हैं। जैसे अभी स्टूडेंट है तो पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन उसके साथ में वो क्या कर रहे हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, शेयर, कमोडिटी या करेंसी का। कोई हाउसवाइफ है वो भी कर सकती है, कोई HUF भी कर सकता है, या कोई का ग्रोसरी शॉप है, रेस्टोरेंट का बिजनेस है। कोई भी बिजनेस करते हुए भी इस शेयर ट्रेडिंग का बिजनेस यदि वो कर रहा है तो इसका शेयर ट्रेडिंग का बिजनेस जो है वो डिस्टिंक्ट माना जाएगा, यानी कि वो बिजनेस एकदम अलग माना जाएगा। तो जो ग्रोसरी शॉप या रेस्टोरेंट बिजनेस या फिर कोई अदर बिजनेस की जो इनकम है वो तो बिजनेस प्रोफेशन के हेड में वो चार्ज की जाएगी, टैक्सेबल की जाएगी। लेकिन यदि शेयर ट्रेडिंग का होगा तो इसका कैलकुलेशन अलग होगा, इसका टैक्स ट्रीटमेंट भी अलग होगा। तो बिजनेस, मेनी बिजनेसेस विद स्पेकुलेटिव बिजनेस यदि आप करते हैं तो स्पेकुलेटिव बिजनेस आपका जो है डिस्टिंक्ट बिजनेस माना जाएगा। अब शेयर में जो ट्रेडिंग होती है वो दो टाइप की होती है, क्योंकि जो टैक्स ट्रीटमेंट होता है वो डिपेंड करता है कि आपका इनकम किस प्रकार का है, ठीक है। क्योंकि जो भी शेयर में ट्रेडिंग करते हैं वो दो तरीके से करते हैं, उनका इंटेंशन दो तरीके का इंटेंशन होता है। कोई पर्सन डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग करता है, यानी बाई एंड सेल फ्रॉम डीमेट अकाउंट। पहले वो शेयर को अपने डीमेट अकाउंट में लेता है, फिर उसके बाद उसको सेल करता है। कुछ दिन तक वो अपने शेयर को होल्ड करता है, जैसे कि 1 डे, 2 डे, 3 डेज या 1 वीक, 1 मंथ। उसके बाद वो सेलिंग करता है। तो ये डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग होती है। तो डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग में टैक्स ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, तो टैक्स ट्रीटमेंट इन केस ऑफ डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग में कैपिटल गेन या डिविडेंड इनकम अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग में यदि आपको कोई भी यदि प्रॉफिट होती है
ठीक है, तो वो प्रॉफिट जो होता है वो कैपिटल गेन माना जाता है। आपने आज शेयर खरीदा और एक महीने के बाद, एक हफ्ते के बाद आप प्रॉफिट में आ रहे हैं, आप उसको सेल कर रहे हैं या लॉस में सेल कर रहे हैं, तो आपको कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस होगा, और ये कैपिटल गेन वाले हेड में टैक्सेबल होगा, ठीक है। और यदि आपने शेयर होल्ड किया हुआ है, उसके बदले में कंपनी आपको डिविडेंड पे कर रही है, तो वो डिविडेंड जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। तो ये बेसिकली स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम नहीं माना जाता है, क्योंकि ये डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग होती है, ठीक है। आप शेयर कमोडिटी या फिर जो भी है स्टॉक, उसमें जो ट्रेडिंग कर रहे हो डिलीवरी बेस्ड कर रहे हैं, इसलिए उसको स्पेकुलेटिव बिजनेस की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। और सेकेंड जो होता है ट्रेडिंग शेयर का, वो नॉन डिलीवरी बेस्ड होता है, यानी इसमें आप क्या करते हैं, आप मॉर्निंग में शेयर खरीदते हैं और इवनिंग में उस शेयर को सेल कर देते हैं। यानी नॉन डिलीवरी बेस्ड में आप डीमैट अकाउंट में कोई भी शेयर अपना नहीं लेते हैं, आपको सेम डे अपना पोजीशन स्क्वायर अप करना होता है, तो उसको इंट्राडे बोलते हैं। अब इंट्राडे में आपको यदि प्रॉफिट और लॉस होता है, तो वो स्पेकुलेटिव इनकम या स्पेकुलेटिव लॉस माना जाता है, तो उसका टैक्स ट्रीटमेंट जो होता है वो आपका स्पेकुलेटिव बिजनेस के कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो आपका इंटेंशन क्या है, उसके बेसिस पे टैक्स का ट्रीटमेंट किया जाता है इनकम टैक्स में, ठीक है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं कि टैक्स ट्रीटमेंट इन केस ऑफ नॉन डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग। अब इंट्राडे ट्रेडिंग यदि आप कर रहे हैं तो उस केस में किस तरीके से टैक्स ट्रीटमेंट होगा। तो इसमें देखिए, यदि आपको ये जो इंट्राडे ट्रेडिंग से जो आपको प्रॉफिट होती है, यानी स्पेकुलेटिव बिजनेस जो इनकम हुआ है आपको, तो ये टैक्सेबल होता है अंडर प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन अंडर आइटम नंबर 65 ऑफ ITR 3। यानी कि वो पर्सन जो कि कुछ बिजनेसेस अपना कर रहा है, उसके साथ साथ में वो स्पेकुलेटिव बिजनेस भी कर रहा है, यानी इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर रहा है, तो उसके इंट्राडे ट्रेडिंग का जो बिजनेस होगा, इंट्राडे ट्रेडिंग का जो प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट आइटम नंबर 65 में रिकॉर्ड किया जाएगा ITR 3 में, ठीक है। और ये ऐसे लोगों के लिए है जो कि ऑडिट के कैटेगरी में नहीं आते हैं, ठीक है। वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते हैं और वो ऑडिट भी नहीं कराना चाहते हैं, तो उस केस में उनको आइटम नंबर 65 में अपना स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम शो करना होता है। अब हम बात करते हैं कि ऐसी इंस्टीट्यूशन या कंपनी जो शेयर ट्रेडिंग बिजनेस में इन्वॉल्व है, जैसे एंजल ब्रोकिंग हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया, जीरोधा हो गया, तो ऐसी एजेंसियां क्या कर रही हैं, ऐसी कंपनियां, या ICICI डायरेक्ट हो गया, तो ऐसी कंपनियां क्या है, शेयर ट्रेडिंग में इन्वॉल्व होती हैं। तो इन लोगों को क्या करना होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपना मेंटेन करना होता है, उसकी ऑडिट भी करानी होती है सेक्शन 44AB में। तो ऐसे लोगों को पूरा प्रॉपर तरीके से आइटम नंबर 4 से लेकर 60 में सारा जो डिटेल्स है शेयर ट्रेडिंग से रिलेटेड, यानी उसका टर्नओवर हो गया, उस टर्नओवर से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो एक्सपेंसेस दिखाने पड़ते हैं, फिर ग्रॉस प्रॉफिट निकालना होता है, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद जो ऑफिस के खर्चे तो वो माइनस करना होता है, माइनस करने के बाद उनका नेट जो प्रॉफिट आता है वो उनका जो है बिजनेस इनकम माना जाता है, यानी कि नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम माना जाता है और उसके अनुसार टैक्स चार्ज किया जाता है। तो नॉन डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग के केस में जो है 2 प्रकार की कैटेगरी है, ठीक है। यदि कोई स्टूडेंट, हाउसवाइफ या कोई प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कर रहा है और उसका बिजनेस जो है शेयर ट्रेडिंग का नहीं है, वो कुछ और बिजनेस कर रहा है, लेकिन साथ में वो पैसिव इनकम के लिए भी शेयर ट्रेडिंग कर रहा है, तो उसको इस प्रकार से अपना जो इनकम है शो करना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि ITR 3 में आपको कहाँ पे, मतलब जो ऑडिट केस है वो उस केस में आपको कहाँ पे इसका बिजनेस इनकम दिखाना होगा, और यदि ऑडिट केस एप्लीकेबल नहीं है आपके ऊपर तो आप कहाँ दिखाएंगे। तो ऐसी कंपनियां, इंस्टीट्यूशन जिनका कि बिजनेस ही शेयर ट्रेडिंग का है, ठीक है, वो HUF भी हो सकते हैं या कोई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड भी हो सकती है, तो उनका बिजनेस ही यदि शेयर ट्रेडिंग का है तो उस केस में उनको पूरा प्रॉपर तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट्स यदि वो मेंटेन करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और अपने ऑडिट भी कराते हैं, तो उस केस में उनको ये जो ITR 3 में ये सारा डिटेल जो है ट्रेडिंग अकाउंट, उनको ये सारा पूरा फिलअप करना होता है, ऑडिट रिपोर्ट भी सबमिट करनी होती है। जो ऑडिट रिपोर्ट में जो फिगर्स आएंगे वही फिगर्स यहाँ पे फिलअप करना होता है। तो मैंने बताया था कि आइटम नंबर 4 से लेके 12 तक वो सारा फिलअप यहाँ करना होगा यदि रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किया जाता है तब। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, सारा आपको डिटेल फिलअप करना होगा, ठीक है। जो आपके ऊपर एप्लीकेबल है वो आप यहाँ पे फिलअप करेंगे।
शेयर ट्रेडिंग के बिजनेस में यदि इन्वॉल्व है, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद जो भी अदर इनकम आपको मिल रही है, वो अदर इनकम डिविडेंड, इंटरेस्ट है, कमीशन, वो सब यहाँ पे फिलअप करना होगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका जो बिजनेस इनकम है वो बिजनेस इनकम आपका यहाँ पे कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे जो प्रॉफिट है, देखिए यहाँ पे बैलेंस कैरी टू द बैलेंस शीट इन प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट, ऊपर में जितने भी आपके ग्रॉस प्रॉफिट जो भी एक्सपेंसेस दिखाएंगे, एक्सपेंसेस दिखाने के बाद यहाँ पे जो बैलेंस आपका आएगा वो बैलेंस आपका प्रॉफिट होगा, और ये प्रॉफिट जो है आपका बैलेंस शीट में चला जाएगा। अब ये आते हैं कि जो लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते, उस केस में क्या होगा, तो बुक्स ऑफ अकाउंट जो लोग मेंटेन नहीं करते हैं, वो ऑडिट भी नहीं कराते हैं, तो उस केस में अब नॉन ऑडिट केस में क्या होगा, यदि कोई बुक्स ऑफ अकाउंट आप नहीं मेंटेन करा रहे हैं, तो उस केस में ये वाला जो 65 वाला जो ऑप्शन है आइटम नंबर, इस 65 वाले ऑप्शन में आपको स्पेकुलेटिव एक्टिविटी से आपको यहाँ पे टर्नओवर दिखाना होगा, और ग्रॉस प्रॉफिट आप जो मैंने अभी आपको जीरोधा वाला आपको स्टेटमेंट दिखाया था उसमें आप देखे थे, और एक्सपेंडिचर जो भी रहेगा माइनस कर देंगे। अब नेट इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव एक्टिविटी आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने आईटीआर में स्पेकुलेटिव बिजनेस की जो इनकम है इस तरीके से आप शो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेट ऑफ स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस। यदि आपको किसी ईयर में स्पेकुलेटिव बिजनेस से लॉस हो जाता है, यानी इंट्राडे शेयर ट्रेडिंग से यदि आपको लॉस होता है, तो उसको आप किस तरीके से सेट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो लॉसेस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट प्रॉफिट फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस। आपको जो स्पेकुलेटिव बिजनेस जो लॉस है, ठीक है, उसको आप स्पेकुलेटिव बिजनेस से जो प्रॉफिट हो रहा है उसी से सेट ऑफ करना है, उसी से एडजस्ट कराना है। नॉर्मल सिनेरियो में हम देखते हैं कि आपको बिजनेस से यदि लॉस होता है तो आप उसको किसी भी सोर्सेस ऑफ इनकम से एडजस्ट कराते हैं। हाउस प्रॉपर्टी में यदि आपको लॉस होता है तो आप उसको एडजस्ट करा लेते हैं, लेकिन स्पेकुलेटिव बिजनेस से जो लॉस होगा सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेटिव बिजनेस प्रॉफिट से ही एडजस्ट होगा। यदि किसी ईयर में आपको लॉस हो गया और नेक्स्ट ईयर में भी क्या हुआ कि आपको लॉस हो गया, ठीक है, तो आपका जो लॉस है वो क्या है, कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। तो इट कैन बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट 4 असेसमेंट ईयर एंड सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट द स्पेकुलेटिव इनकम। ठीक है, तो 4 साल तक आप जो है अपने स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और कैरी फॉरवर्ड करके जिस ईयर में भी आपको स्पेकुलेटिव बिजनेस से या इंट्राडे शेयर ट्रेडिंग से भी प्रॉफिट होगा उससे आप एडजस्टमेंट करा सकते हैं। और ये जो कैरी फॉरवर्ड है ये तभी पॉसिबल है जब आप अपना आईटीआर ड्यू डेट के पहले या ड्यू डेट तक फाइल कर देते हैं। सेक्शन 139(1) में आईटीआर की जो ड्यू डेट आपके ऊपर एप्लीकेबल है, उस ड्यू डेट के पहले या ड्यू डेट तक यदि आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो ही आप इस स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करके ले जा सकते हैं। दोस्तों जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ स्पेकुलेटिव बिजनेस प्रोविजंस। स्पेकुलेटिव बिजनेस प्रोविजंस किस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। हमने नॉर्मल सिनेरियो में देखा था कि यदि आप अपना बिजनेस करते हुए यदि स्पेकुलेटिव रिलेटेड यदि कोई भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं, यानी इंट्राडे शेयर ट्रेडिंग करते हैं, तो आपका जो इंट्राडे शेयर ट्रेडिंग का जो बिजनेस है वो स्पेकुलेटिव बिजनेस माना जाएगा, उसके अकॉर्डिंग टैक्स ट्रीटमेंट किया जाएगा। लेकिन बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती हैं जो अपना बिजनेस करने के साथ साथ वो क्या करती हैं, इंट्राडे शेयर ट्रेडिंग करती हैं या शेयर ट्रेडिंग का काम करती हैं, तो भी उनका जो ट्रांजेक्शन्स होता है वो स्पेकुलेटिव बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं माना जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, विच मीन्स इवन इफ ए कंपनी इंगेज्ड इन इंट्राडे शेयर कमोडिटी और स्टॉक्स ट्रेडिंग इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज स्पेकुलेटिव बिजनेस बट नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस माना जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि शेयर ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हैं, लेकिन उनका जो बिजनेस है वो स्पेकुलेटिव बिजनेस न मान करके नॉन स्पेकुलेटिव माना जाएगा। तो ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जो कि यदि शेयर ट्रेडिंग का भी काम कर रही है तो भी उनको स्पेकुलेटिव बिजनेस की कैटेगरी में नहीं रखा गया है। तो स्पेकुलेटिव जो इनकम डेराइव्ड फ्रॉम नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इज ट्रीटेड एज बिजनेस इनकम। तो नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस ट्रांजेक्शन यदि आप कर रहे हैं उससे यदि आपको कोई भी इनकम डेराइव हो रही है तो वो बिजनेस इनकम माना जाएगा, वो स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम नहीं माना जाएगा। अब इसमें कौन कौन सी कंपनी कवर्ड की गई है, मतलब स्पेकुलेटिव बिजनेस प्रोविजंस किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, कंपनीज नॉट कवर्ड अंडर दिस प्रोविजन। ठीक है, स्पेकुलेटिव बिजनेस के प्रोविजंस में ये कंपनियां इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, तो पहला है ऐसी कंपनी जिसका कि प्रिंसिपल बिजनेस क्या है, शेयर ट्रेडिंग का है।
बैंकिंग कंपनी हो सकती है, या फिर ऐसी कोई कंपनी जो कि लोन्स और एडवांसेस प्रोवाइड कराती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकती है। तो बैंकिंग कंपनियां क्या होती हैं, ये तो बैंकिंग, उनका प्रिंसिपल जो बिजनेस होता है बैंकिंग का काम होता है, या लोन देने वाली कंपनियों का काम लोन देना होता है। लेकिन ये लोग इस बिजनेस के साथ भी ये शेयर ट्रेडिंग का यदि काम कर रहे हैं या कमोडिटी या स्टॉक का काम कर रहे हैं, तो भी उनका जो बिजनेस है वो स्पेकुलेटिव नहीं माना जाएगा, बल्कि नॉन स्पेकुलेटिव माना जाएगा, और इससे जो इनकम उनका आएगा वो बिजनेस इनकम माना जाएगा। ठीक है। अब जो शेयर ट्रेडिंग के बिजनेस में ही इन्वॉल्व है तो उनकी तो बात ही नहीं, उनका तो भाई बिजनेस ही शेयर ट्रेडिंग का है, कमोडिटी ट्रेडिंग का है, तो उससे जो भी इनकम आएगा वो तो स्पेकुलेटिव बिजनेस नहीं माना जाएगा, नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस मान करके उस पर टैक्स लगाया जाएगा। सो दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए कि एक एग्जांपल देता हूँ, इससे आईसीआईसीआई बैंक है, तो आईसीआईसीआई बैंक बैंकिंग बिजनेस में भी इन्वॉल्व है, उसका प्रिंसिपल बिजनेस बैंकिंग का है, लेकिन साथ में वो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के नाम से भी वो क्या करता है कि टिप्स देता है, उसके बाद कॉल देता है, शेयर ट्रेडिंग भी करता है। ठीक है। और बहुत सारे ऐसे वर्क हैं जो ब्रोकिंग का भी काम करता है। तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का जो भी इनकम होगा वो बिजनेस इनकम माना जाएगा, न कि नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस माना जाएगा। ठीक है। तो आई होप स्पेकुलेटिव बिजनेस का जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कोई भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी यदि डाउट है, या फिर आप चाहते हैं कि मैं कुछ पॉइंट्स को क्लियर करूं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू सो मच।